काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। चूंकि इसकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही है, यूं कहे तो बहुत सालों से हो रही है, और आज जो चर्चा होनी है उसके कुछ कारण हैं, उसकी कुछ चर्चा है और उसके कुछ निहितार्थ हैं। वो जानने से पहले हम लोग ये समझ लें कि ये जो इलेक्शन का मामला है इस पे चर्चा हम क्यों करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग चर्चा करते हैं कुछ जो जो चीज़ें खबर में होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, ऐसी बातों पे भी चर्चा हम लोग करते हैं जो हमारी तैयारी से संबंधित, मतलब तैयारी का आशय हम लोग ये समझें प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग हाथ आजमा रहे हैं, जो आजमाइश कर रहे हैं, उनके लिए अगर कोई महत्वपूर्ण खबर होती है, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होता है तो उसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर एक विचार विमर्श करते हैं। और खास करके सिविल सर्विसेज में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनका जिनका प्रासंगिक महत्व होता है, वर्तमान परिदृश्य में महत्व होता है, और सिविल सर्विसेज में खास करके मेंस की परीक्षा से संदर्भित अगर कोई मामला है तो उसके बारे में हम लोग जरूर चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ चर्चा करने का एक और कारण है। जैसे ये माना जाता है कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, और जनता शासन करती कैसे है? अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। उसका प्रतिनिधि आता कहां से है? मतदान के माध्यम से। तो मतदान कैसे हो, चुनाव कैसे हो, उसकी प्रासंगिकता क्या हो, कैसे वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से चुना जाए और बहुत इकोनॉमिक उसका सिस्टम बने, अस्थाई सिस्टम बने, जो यहाँ की जनता है उसी के लिए ही वो चुनाव मुसीबत ना बन जाए। इन्हीं सब प्रक्रिया को लेकर, इन्हीं सब मामले को लेकर एक देश एक चुनाव का नारा लगाया गया, और इसकी जो प्रासंगिकता है, इसका जो इतिहास है वो आज से नहीं है, काफी समय से है। तो इसलिए आज इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने का दो उद्देश्य, एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संदर्भ में है, और दूसरा ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जनता के प्रतिनिधित्व का मामला है और जनता के भविष्य का मामला है। इसलिए भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। आज की प्रासंगिकता, आज की चर्चा करने का मुख्य कारण यह है कि जो एक देश और एक चुनाव की प्रासंगिकता है, जो इसका संदर्भ है, आज मोदी सरकार की कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। वहां पे ये प्रस्ताव जो इसका था उसको पास कर दिया गया है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग सीधे आते हैं इसके इतिहास में, इसके भूगोल में, क्या कैसे इसकी गतिविधियां हैं, आखिर ये है क्या, इसकी सिफारिशें क्या है, कैसे ये लागू होगा, और अंत में इसके फायदे और नुकसान पे चर्चा करते हुए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। जैसा कि आप लोग अगर जानते हो तो सन 1951-52 से भारत में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, भारत में आजादी के बाद। उस समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 1957 में भी एक साथ हुए। उसके बाद ये स्थितियां बदल गई। लोकसभा का चुनाव अलग समय में और विधानसभाओं के चुनाव, चूंकि अलग अलग राज्यों में विधानसभाएं हैं, उसके चुनाव अलग अलग होते थे, काफी दिनों से होते थे और अब भी लगातार होते आ रहे हैं। आज की जो चर्चा है कि कैबिनेट में इसका प्रस्ताव मंजूर हो गया है। आने वाले शीतकालीन सत्र में इस पे चर्चा होगी, बहुमत से इसकी चर्चा होगी, और संशोधन के लिए विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन किया जाएगा, और राष्ट्रपति की अनुमति से अंत में जाते हुए ये अधिनियम की रूपरेखा में बदल जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो मुद्दा है एक राष्ट्र एक चुनाव का, आखिर वो है क्या। सीधे सीधे इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, जैसा कि वो नाम से ही स्पष्ट है। क्योंकि विधानसभा और लोकसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो अलग अलग समय पे होते हैं। इससे अतिशय खर्चा, अतिशय अव्यवस्था, और पूरा देश जो है एकदम इलेक्शन के मोड में ही रहता है। इससे समस्याएं सुलझने की बजाय उलझती जाती हैं। जो काम कम समय में हो सकता है, एक तय समय में हो सकता है, वो नहीं हो पाता है। सीधे सीधे इसको आप समझें कि ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है, ये सिस्टम केवल इसलिए लागू किया जाएगा, ये केवल सिस्टम जो करने का उद्देश्य इतना ही है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा लिया जाए, 5 साल दोनों व्यवस्थाएं चले और एक साथ वो भंग हो जाए, उसके बाद पुनः 5 साल के बाद चुनाव हो।
लेकिन उसमें अविश्वास प्रस्ताव होगा, कहीं त्रिशंकु सरकार होती है, उसके लिए क्या कुछ होगा। तो उन सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उस कमेटी का गठन किया गया। उनकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा और इसका अध्ययन किया जाए कि कौन कौन सी समस्याएं इसमें आ सकती हैं, कैसे इसको बहुउद्देशीय बहुउपयोगी बनाया जा सके, ताकि जो जनता का शासन है, जनता का कल्याण है, वो अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। तो जो एक समिति बनी थी, जैसा मैं बता रहा था, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनी। 2 सितंबर 2023 में इसका गठन किया गया। 14 मार्च 2024 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। किसको सौंपी? पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने सौंपी। और लगभग 191 दिनों में 191 दिनों की चर्चा परिचर्चा के उपरांत 18,625 पन्नों की ये रिपोर्ट बनी। तो आप समझ सकते हैं कितना विशाल इसका जो है सिस्टम बनाया गया और कितनी जो है ज़्यादा समय लेकर के कितना इस पर चर्चा की गई। तमाम विशेषज्ञों और जो समिति के सदस्य थे, कमेटी के जो अध्यक्ष थे, सबको मिला करके तमाम कानूनविद रहे होंगे, तमाम विशेषज्ञ रहे होंगे, उसकी मेरिट डिमेरिट पे सारी चर्चा हुई होगी। तो 18,625 जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इतने पन्नों में इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है। अब खास कुछ 2-4 जो मुख्य सिफारिशें हैं उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि 18,625 पन्ने का अगर मामला है तो 10 मिनट 15 मिनट की क्लास में एक इतने छोटे से व्हाइट बोर्ड पे उसकी सिफारिशों उसके बारे में लिखना बड़ा कठिन काम है। तो सबसे पहले ये है कि जो चुनाव है वो 2029 तक कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अगर आज चुनाव होना है तो 2029 तक कार्यकाल बढ़ाया जाए, सबका बढ़ाया जाए, विधानसभा और लोकसभा सबका बढ़ा दिया जाए। उसके बाद चुनाव हो, और जो चुनाव हो वो 2 चरणों में होंगे। 2 चरणों में चुनाव होंगे, मतलब पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो और दूसरे चरण में स्थानीय प्रशासन जो है, स्थानीय चुनाव जो होता है वो हो। स्थानीय चुनाव राज्य कराते हैं और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा, दूसरे चरण में स्थानीय चुनाव हो, लेकिन दोनों चुनाव के बीच का जो अंतर हो वो 100 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो दूसरी सिफारिश है कि अगर त्रिशंकु सरकार बनती है, कहीं ऐसी स्थिति आती है कि बहुमत किसी के द्वारा सिद्ध नहीं हो पाता है, तो वहां बचे हुए समय के लिए चुनाव हो जाए। अगर कोई सरकार बनती है फिर बीच में उसका डिस्टरबेंस हो जाता है, तो जो भी समय बचा हुआ है वहां चुनाव करा लिया जाए, उसको एक्सपेंड नहीं करना है, वहां चुनाव कराया जाएगा। तो ये मोटी मोटी एक जानकारी थी जिसके बारे में आपकी एक समझ हो गई है कि एक साथ दोनों विधानसभा और लोकसभाओं का चुनाव कराना है। एक समिति ने अपनी सिफारिश दी। समिति की जो सिफारिश है, मुख्य सिफारिशें यही है, 2 चरणों में चुनाव होना है और बचे हुए समय के लिए चुनाव कराया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं कि आखिर इसका फायदा क्या है, किस लिए इतनी परिचर्चा हो रही है, किस लिए इसकी इतनी रूपरेखा बनाई जा रही है। पहले से जब चुनाव भारत में चल रहे हैं, आसानी से सारी प्रक्रिया चल रही है, आसानी से ही कह सकते हैं, इतने बड़े देश में इतना सब कुछ बिना कुछ बड़ी घटना दुर्घटना हुए सब संपन्न हो जाता है, तो यही लगता है देखने में कि बड़ा आसानी से ये हो रहा है। तो जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं तो उसमें आखिर दिक्कत कहाँ है, या फिर इसको बदलने से एक देश और एक चुनाव की संकल्पना लाने से हमको फायदा क्या हो रहा है, उसके बारे में चर्चा जरूरी है। क्योंकि केवल फायदे के लिए ही ये सिस्टम लाया जा रहा है। सबसे पहला फायदा यह है कि खर्च में कमी होगी। राज्य पे, केंद्र पे जो इसका खर्च का बोझ होता है, कई हजार करोड़ की व्यवस्था होती है। ये 2-4 करोड़ का मामला नहीं होता, कई हजार करोड़ का ये बजट होता है चुनाव कराने का। एक बार केंद्र का चुनाव होगा, फिर राज्य का चुनाव होगा, फिर ऐसे अदल बदल के पूरे देश में हर 1-2 महीने में चुनाव होते रहते हैं। तो निश्चित तौर पे एक साथ कराने पर बजट लगभग जो भी होगा उसका आधा या तिहाई हो सकता है। बार बार चुनाव कराने से विकास की गति धीमी हो जाती है। निश्चित तौर पे अगर बार बार चुनाव होते रहते हैं तो विकास की गति धीमी होगी। सबसे पहले तो यही आप समझ लीजिए मोटा मोटा
कि आदर्श आचार संहिता लग जाती है। जो भी काम होने रहते हैं अगर पूर्व के हैं तो वो होंगे, और उस दरमियान तो किसी प्रकार की नई घोषणा नहीं हो सकती है। अगर होती भी है तो उस गति से काम नहीं होता है, एक डिस्टरबेंस ये हो जाता है। काले धन पर लगाम, जो ब्लैक मनी है उस पर इसके द्वारा लगाम लगाया जा सकता है। अब वो लगाम कैसे लगाया जाएगा? अलग अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, तो जितने इस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, जो इस प्रकार का धन है, वो बदल बदल के हर जगह अपना सिस्टम मेंटेन कर उसको जो है हो जाता है आसानी से। अगर एक साथ सारी जगह हो जाएगा तो ये सिस्टम जो है आसानी से डेवलप नहीं हो पाएगा, उसमें ये समस्या होगी। तो काले धन का जो उपयोग होता है मतदान में, उसमें काफी कमी आ सकती है। और आम जनता के लिए जो सबसे बड़ी समस्या वाला बिंदु है, उसमें सबसे बड़ा फायदा होगा, एक वोटर लिस्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या मतदाताओं के लिए होती है, 5 साल बाद चुनाव आता है तो उनका नाम उस मतदाता सूची में उनको ढूंढे नहीं मिलता है। प्रधानी के चुनाव की अलग लिस्ट है, स्थानीय चुनाव की अलग लिस्ट है, विधानसभा के चुनाव की अलग लिस्ट है, वोटर लिस्ट जो लोकसभा की है उसकी लिस्ट अलग है, आधार कार्ड में जो उनका नाम चल रहा है वो अलग है। तो 3 प्रकार की लिस्ट बनती है। तो तीनों लिस्ट में कहीं वो मतदाता हैं, कहीं नहीं है, इसमें रहे तो उसमें कट गए, उसमें आया तो उसमें कट गए। तो ये सारी समस्याएं होती रहती है। पूरा बीएलओ जो भी अमला रहता है, प्रशासनिक अमला, वो केवल इसी काम में लगा रहता है कि नाम को जोड़ना है, घटाना है, जिनका कट गया उसमें था इसमें नहीं है। पिछली साल 18 साल के हो गए थे, लेकिन इस बार अब 18 साल से वो कम हो गए, इस बार वो चुनाव देने का उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो एक लिस्ट बन जाने से ये सारा सब झंझट खत्म हो जाएगा। 5 साल पे ही उसको क्या करना है, अपडेट करते रहना पड़ेगा, बस इतना काम रहेगा। 20 तरह की लिस्ट से झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये तो मुख्य इसका फायदा है। सब समय की बचत, विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी, और खर्च में सबसे ज्यादा कटौती होगी, बहुत भारी कमी होगी। जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आसानी से निर्बाध गति से चलती रहेगी। इन सब कामों में उलझ करके शासन प्रशासन काफी समय जाया करता रहता है। तो ये जो गति है, विकास की गति, पूरे देश की गति को धीमी कर देती है। अब आते हैं हम लोग प्रक्रिया में। अब ये कैबिनेट में हो गया है, आगे जाएगा, तो अब यहां से सिस्टम शुरू क्या होगा, कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा। तो प्रक्रिया में सबसे पहले महत्वपूर्ण मामला यह है कि राजनीतिक दलों से चर्चा की गई। जो 18,000 प्लस पन्नों की रिपोर्ट आई है, 191 दिनों में ये जो कायदे से चर्चा परिचर्चा हुई है, तो उसमें जो है राजनीतिक दलों से भी चर्चा परिचर्चा की गई है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, जनता का मामला है। राजनीतिक दलों के माध्यम से ही प्रतिनिधित्व का सिस्टम बन पाता है। तो 62 राजनीतिक दलों से चर्चा हुई, जिसमें 32 ने इनका समर्थन किया कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए, देश में एक ही बार चुनाव हो, एक साथ चुनाव हो। 15 दलों ने विरोध किया, और 15 दलों का उत्तर था कि उनसे कोई मतलब नहीं है, वो इस देश में नहीं रहते हैं। अगर एक साथ चुनाव हो जाता है तब भी बढ़िया है, नहीं होता है तब भी बढ़िया है, अलग अलग होता रहे तब भी बढ़िया है। मतलब वो नो आंसर वाली कंडीशन में है। अब उत्तर देना नहीं चाहते थे, कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो उनका किसमें फायदा नुकसान है। राजनीतिक दल, 15 राजनीतिक दल ये नहीं समझ पाए। अब आगे क्या करना है, ये तो प्रक्रिया रही। अब कैबिनेट में पास हो गया है, अब आगे सिस्टम कैसे बनेगा, अब इसको कानून बनाना पड़ेगा। कानून कैसे बनेगा, संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन के माध्यम से ये अब कानून बनाया जाएगा, और संसद में इसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी। कोशिश क्या, पूरी व्यवस्था उसको टाइट करना पड़ेगा, माहौल को। तो व्यवस्था टाइट कैसे होगी, संविधान संशोधन के द्वारा। और संविधान संशोधन का मामला क्या है, जो भी संसद के सदस्य हैं वो विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत का मतलब जितने सदस्यों की संख्या है वो उनकी संख्या 1/2 से ज्यादा हो, मतलब आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा वो पारित हो। और उपस्थित सदस्य कितने हों, 2/3 हों। टोटल की संख्या, टोटल सदस्यों की संख्या से आधे से अधिक, और 2/3
उपस्थित संख्याओं के बहुमत से ये संविधान संशोधन होगा। इतने से काम नहीं चलने वाला है। 15 राज्यों में भी अनुमोदन हो, सकारात्मक अनुमोदन 15 राज्यों के द्वारा भी इसके समर्थन में किया जाए, तभी ये पास माना जाएगा। इतनी प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां उनकी सहमति के बाद ये कानून पारित माना जाएगा। ये कानून उसी दिन अधिनियम बन जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। तो ये प्रक्रिया है ये कानून बनाने की। अब इस कानून को अगर सही सही लागू करना है तो उसकी राह में कुछ रोड़े आएंगे। रोड़े कैसे आएंगे? जो पूर्व के इससे संदर्भित कानून हैं, जनता के प्रतिनिधित्व से को लेकर के, जो चुनाव से संबंधित को लेकर के हैं, उनमें भी संशोधन करना पड़ेगा। और सबसे प्रमुख जो उसमें अधिनियम है 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन आपको करना पड़ेगा। तो इतना सिस्टम बनाने के बाद ये कानून फिर अधिनियम का रूप ले लेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि और क्या करना पड़ेगा केंद्र को, शासन को, जो भी सत्ता में रहेगा उनको क्या करना है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव होता है तो उसके लिए भी इनको संशोधन करना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव होने पर जो इस समय वैधानिक व्यवस्था चल रही है उसको बदल करके इसके अनुरूप अविश्वास प्रस्ताव की धारणा को उनके समर्थन में कानून बनाना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो एक तो ये मामला है। उसके बाद फिर ये है कि जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाए। जो नया कानून ये बन रहा है, एक साथ चुनाव होना है, तो जनता को जागरूक किया जाए कि एक ही बार चुनाव होना है, ताकि जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। उनकी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए, उनको जागरूक किया जाए, शिक्षित किया जाए मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। ये दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया जाए। अगर इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है उसकी जो अधोसंरचना है उस पर निवेश करते हुए उसको काफी मजबूत कराना पड़ेगा। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, जो बल है, फोर्सेज हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है, उनको वहां पे पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। मतलब कि एक साथ चुनाव कराते हुए आपने देखा कि कई चरणों में चुनाव करा दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक साथ कराने की व्यवस्था, संसाधन नहीं होते हैं। तो इस पे एक बड़ा निवेश करना पड़ेगा, 1-2 बार करना पड़ेगा, उसके बाद वो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये हम लोग बात कर रहे थे इसमें फायदे के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बातें की इसकी प्रक्रिया के बारे में। अब आते हैं हम लोग इसकी जो डिमेरिट है, इसका जो नुकसान है। कोई भी चीज होती है तो वो 100% प्योर नहीं हो सकती है, 100% फायदेमंद नहीं हो सकती है, उसका कुछ न कुछ नुकसान जरूर होगा। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हुए आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे। तो अगर हम लोग नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा ये मामला है कि बदलने का अवसर नहीं मिलेगा आसानी से। एक साथ अगर चुनाव हो जाएगा तो अब दूसरी बार जब चुनाव होगा तभी आपको मौका मिलेगा। तो जो लोकसभा का चुनाव है वो और विधानसभा, आपको 5 साल जो है इंतजार करना पड़ेगा। बदलने के जो अवसर की स्थिति है उसमें थोड़ी सी कठिनाई होगी। उसके बाद जैसे ये कहा जाता है कि एक वेव चलती है, एक लहर चलती है, एक सिस्टम बन जाता है कि इसी के आधार पे पूरे देश में एक लहर बन जाती है। जैसे विगत चुनाव में आपने देखा होगा, ये है कि मोदी लहर चल रही है, मतलब जिसका माहौल बन गया है उस लहर में लोग जीत गए। ऐसे तमाम सांसद, तमाम संसद के सदस्य मोदी की लहर में जीत गए, चाहे कांग्रेस की लहर हो, जिसकी भी लहर आती हो, तो उस लहर में लोग जीत जाते हैं। उस प्रतिनिधि से, उस नेता से कोई मतलब नहीं होता है, जो जिसकी लहर चल रही है, जो माहौल बना हुआ है, उसी पार्टी के लोग जीतते चले जाते हैं। तो इस लहर का नुकसान होगा। वो नुकसान कैसे होगा कि अगर कोई मामला चल गया है तो अब पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी विधानसभाओं में, सभी पूरा जो देश है वो एक लहर में चल रहा है, एक सिस्टम में चल रहा है। तो इसका क्या होगा कि जो लोग अच्छे हैं, जो लोग बुरे हैं, सब उसी में जीतते चले जाएंगे। तो इसका नुकसान सबसे बड़ा होता है कि अगर किसी की लहर चल रही है, तो मान लीजिए 1, 2, 3, 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो
तो केवल उतने ही चुनाव निष्पादित होंगे, वही लहर काम करेगी। उसके बाद मामला बदल गया तो 4-6 राज्य में स्थितियां अलग हो जाएंगी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो इसमें चुनाव होगा वो केवल राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव बन करके रह जाएगा। राज्य के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो दबते नजर आएंगे, उनको मुखरता नहीं मिलेगी, उनकी पृष्ठभूमि बड़ी पीछे चली जाएगी, उन पे कोई चर्चा नहीं करेगा। जैसे अभी जो चुनाव चल रहा है, जो राज्यों के चुनाव होते हैं उनका मामला अलग रहता है, उनके मुद्दे अलग रहते हैं, जो केंद्र का मुद्दा रहता है वो अलग रहता है। अब जैसे अब किसी एक राज्य में जब चुनाव होता है तो उसी राज्य में किसी एक विशेष पार्टी को उन राज्य के मुद्दों पे बहुमत मिल जाता है, और उसी राज्य में जब फिर लोकसभा का चुनाव होता है तो पता चलता है कि उसी पार्टी में जिसका बहुमत उस राज्य में हुआ था उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि राज्य और केंद्र के मुद्दे अक्सर अलग हो जाते हैं। केंद्र का मुद्दा अलग होता है, राज्य का मुद्दा थोड़ा सा स्थानीय होता है। तो अगर एक साथ एक चुनाव होंगे राज्य और लोकसभा के, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उतनी प्रमुखता नहीं मिल पाएगी। जो राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं, देश के मुद्दे चल रहे हैं, केंद्रीय मुद्दे चल रहे हैं, उन्हीं के नीचे दब करके वो रह जाएंगे और उन्हीं पे उनका निपटारा हो जाएगा। तो केंद्र की जो स्थितियां हैं, केंद्र के जो मुद्दे हैं अलग हैं, राज्य की जो आवाज है वो थोड़ी सी दबती नजर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक विशद चर्चा की, किसके बारे में? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आज चर्चा करने का प्रमुख कारण है कि कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है, उसके उपरांत संसद में इसको शीतकालीन सत्र में पास कराते हुए राष्ट्रपति की अनुमति से अधिनियम का रूप दे दिया जाएगा। और हम लोगों ने चर्चा की, किस फॉर्मेट में चर्चा की, उसकी एक शार्ट चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या, इसका थोड़ा सा इतिहास हम लोगों ने समझा, और फिर किस कमेटी ने इसकी सिफारिश की, उसके अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद जी थे, और उस कमेटी ने सिफारिश क्या की, और उस सिफारिश का जो जब ये कानूनी अमली जामा पहन लेगा तो उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और ये लागू कैसे किया जाएगा, संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया जाएगा, और जो संविधान संशोधन होगा वो विशेष बहुमत के द्वारा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रासंगिक चर्चा पे काफी विचार विमर्श किया। चूंकि ये चर्चा एक देश और एक चुनाव की चर्चा पिछले काफी समय से चल रही है, और अब लगता है, अब ऐसा दिख रहा है कि शायद इसकी जो प्रासंगिकता है वो एकदम आ गई है। अब ये जो है कानूनी रूप से बन करके जमीनी धरातल पे एकदम पहुंच जाएगा। तो हम लोग अब ऐसे ही विशिष्ट चर्चा के लिए किसी और क्लास में और कोई ऐसा मुद्दा होगा जिस पे हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। तो आज अपनी क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे दूसरे किसी विशेष मुद्दे पर। धन्यवाद।